मेरे प्यारे दोस्तों, गांव वेलफेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से भरे विचारों को प्रमोट करता है। तो आइए आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये बात भारत और चीन के बीच हो रहे घटनाक्रमों पर आधारित है। गलवान वैली में जो हुआ वो अत्यंत ही दुखद है, जिसमें हमारे वीर जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन हमारे वीर जवानों ने अपने देश का सर झुकने नहीं दिया और चीन के 50 से अधिक सैनिकों और अधिकारियों को जान से मार दिया और उनको धूल चटा दिया। खैर, सारे के सारे ज्ञानचंद इस समय सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे सैनिकों को बिना हथियार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने क्यों जाने दिया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ ऐसा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी सवाल में वो जवाब भी छुपा हुआ है, क्योंकि चीन के सैनिक भी बिना किसी हथियार के आए थे। हाँ, वो अपने हाथों में डंडे और उन डंडों में लिपटे हुए कटीले तारों को लेकर आए थे, पत्थर को लेकर आए थे, और उससे उन्होंने हमारे वीर जवानों पर धोखे से हमला किया था, जिसका हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको उन्हीं की शैली से, उन्हीं के डंडों से मार मार कर दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, ये बिना हथियार पेट्रोलिंग करने का जो समझौता था वो भारत और चीन के बीच में सन 1993 में हुआ था, जब उन्हीं लोगों की सरकार थी जो आज इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं लोगों की सरकार थी जो आज इस सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। खैर, आज का हमारा ये मुद्दा नहीं है। आज हम आपको और भी कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात सन 1993 की है। अक्टूबर 1993 में अगर आपको याद हो तो 40 से ज्यादा पाकिस्तानी और अफगान आतंकी हथियार, गोला बारूद, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर के साथ श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह में घुस गए थे। जी हाँ, वही हजरत बल दरगाह जो कि श्रीनगर में डल झील के किनारे है। और इस दरगाह की पवित्रता इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां पर हुजूर मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है। जी हाँ, जब ये अफगानी पाकिस्तानी आतंकवादी इस दरगाह में घुसे और उन्होंने इस दरगाह में नमाज पढ़ने आए हुए नमाजियों को बंधक बना लिया, तब दरगाह के कारिंदों ने पुलिस को खबर दी कि अंदर मौजूद आतंकियों ने हुजूर के बाल वाले कमरे और उस वॉल्ट के ताले भी बदल दिए हैं जिसमें कि वो पवित्र बाल रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा कि उस समय केंद्र में स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और गवर्नर थे रिटायर्ड जनरल केवी कृष्णा राव, और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर थे रिटायर्ड जनरल एम.ए. जकी। इतने बड़े रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी थे तो एक्शन तुरंत होना था। तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि पूरी मस्जिद को घेर लिया जाए। आनन फानन में बीएसएफ ने हजरत बल दरगाह के चारों ओर घेरा डाल दिया और सारे के सारे आतंकवादी और उसमें फंसे हुए नमाजियों को घेर लिया गया। लेकिन होना क्या था? जैसे जैसे ये खबर फैलनी शुरू हुई, बात दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली अभी भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को भूली नहीं थी। निर्णय लेने में देर पर देर होने लगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई गई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना था कि कमांडो कार्रवाई करके दरगाह को तुरंत खाली करा लिया जाए। लेकिन वहां पर बैठे हुए नुमाइंदों की जान सूखने लगी, क्योंकि बाहर बीएसएफ थी और अंदर आतंकी थे और उनके साथ 100 से ज्यादा नमाजी सिविलियंस थे। सरकार ने माथापच्ची शुरू कर दी।
सरकार ने सबसे पहले निर्णय ये लिया कि कमांडो ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। फिर क्या करें? फिर ये करें कि सरकार ने अपनी ओर से एक वरिष्ठ नौकरशाह श्री वजाहत हबीबुल्लाह को वहां पर मध्यस्थ बनाकर भेजा जाना सुनिश्चित किया। जी हां, वही वजाहत हबीबुल्लाह जो भारत के नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन रह चुके हैं और साथ ही साथ उससे पहले भारत के सर्वप्रथम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। हबीबुल्लाह साहब अंदर गए, आतंकियों के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, प्लीज भाई आप लोग सरेंडर कर दीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन वो आतंकी नहीं माने। फिर बाद में और रिक्वेस्ट की गई कि चलो सिविलियंस को छोड़ दो। आतंकियों ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनको ले जाओ, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कमाल देखिए, वो सारे नमाजी जो अंदर बंद थे, जिनको कि हम बंधक बना हुआ महसूस कर रहे थे, उन सारे सिविलियंस ने बाहर आने से मना कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवादी हमारे बाहर नहीं निकलेंगे, हम भी बाहर नहीं निकलेंगे। खैर, अब क्या हो? फौजी सलाहकारों ने दूसरा ऑप्शन सुझाया। वो ये कहा कि जो 1988 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में किया गया था, उसी वक्त उन्होंने जून महीने में स्वर्ण मंदिर घेर लिया था और बिजली पानी काट दी थी और शौचालय भी घेर लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन आजमाया जा सकता है। उन्होंने कहा यही रणनीति अपनाओ। यहां भी सरकार ने 1-2 दिन बिजली पानी काटने की कोशिश भी की, लेकिन फिर बाद में सरकार डर गई और उन्होंने फिर से बिजली पानी रेस्टोर कर दिया। घेरा डाले हुए हफ्ता बीत गया था और पूरे कश्मीर में प्रदर्शन होने लगे थे। जी हां, प्रदर्शन क्यों होने लगे थे? कश्मीर के लोग हजरत बल में नमाज पढ़ने के लिए मचल रहे थे, क्योंकि उनको वहां नमाज पढ़ने के लिए इजाजत चाहिए थी। और जनाब इजाजत कैसे दी जाए? क्योंकि आतंकवादियों के कब्जे में थी, बाहर से भी ये सब घेरा डाले हुए थे। भाई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। खैर, सड़कों पे धरने प्रदर्शन होने लगे। अगर आपको याद हो, ऐसे ही एक प्रदर्शन में, उग्र प्रदर्शन में, बीज बेगड़ा नामक कस्बे में बीएसएफ ने जबरदस्त फायरिंग कर दी। 37 लोग मारे गए, 75 लोग घायल हुए। अब साहब इनको मासूम ही कहना उचित होगा, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी थे और पूरे जोशो खरोश से प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि इनको आतंकवादी या आतंकवादियों के सपोर्टर आप नहीं कह सकते, ऐसा कह के उनका अपमान होगा। खैर, जब ये इतने मासूम मारे गए और घायल हुए तो सरकार और हिल गई। दिल्ली का तख्ते तौस हिलने लगा। हजरत बल से बीएसएफ हटाकर आर्मी लगा दी गई। सरकार को यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएसएफ विद्रोह करके हजरत बल के अंदर न घुस जाए और उन आतंकवादियों को मार कर ठिकाने लगा दे। भाई, आतंकवादियों के जीवन का भी तो सवाल था, उनके भी तो मानव अधिकार होते हैं कि नहीं? खैर, अंदर से आतंकवादियों ने कहा कि हमारे पास राशन पानी नहीं है, ये सारे के सारे सिविलियन जो नमाजी हैं ये भूखे प्यासे मरेंगे, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। फिर क्या हुआ? उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार एकदम से आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गई। घुटने टेक दिए, बिरयानी बना के भेजी गई। हाँ, फौज ने विरोध किया कि भाई ये क्या तमाशेबाजी है, अगर बिरयानी ही भेजनी है तो फिर इस घेराबंदी का मतलब क्या है, हम किस लिए यहां बाहर लगाए गए हैं? लेकिन साहब, सरकार है, सबका ख्याल रखती है। और उधर आतंकवादी थे, पाकिस्तानी, अफगानी, वो भी कम नहीं थे। उन्होंने बिरयानी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हम ये सरकारी बिरयानी नहीं खाएंगे। फिर ये पूछा गया कि बिरयानी किसने बनाई थी, तो पता चला कि किसी सरकारी मेस में बनी हुई थी ये बिरयानी। इसलिए आतंकवादियों ने इस बिरयानी को खाने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर साहब, श्रीनगर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल से बिरयानी मंगाई गई और श्रीनगर के कुछ
हुर्रियत जैसे संगठन अंदर बिरयानी लेके गए और उन मासूम नमाजियों ने अंदर बैठकर वो लजीज बिरयानी खाई। अब बस फिर क्या था, ये सिलसिला हफ्तों चलता रहा। उस होटल की एक वैन में पतीला भर के बिरयानी आती थी, दिन में 3 बार। साथ में बिस्लेरी की बोतलें दी जाती थी, बाकायदा कंबल रजाई भेजी जाती थी और शांति वार्ता भी चलती रह रही थी। यानी कि आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्रोग्राम एक साथ चालू था। फौज परेशान थी। फौज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम इजाजत दे दो तो इसी बिरयानी वाली गाड़ी में ही हम 20-30 कमांडो भेज दें, 10 मिनट में काम तमाम कर देंगे और हजरतबंद खाली करा लेंगे। लेकिन जनाब, खाली किसको कराना था? कांग्रेस सरकार नहीं मानी और साथ ही साथ ये हुर्रियत और दूसरे दलों ने पूरे कश्मीर में नंगा नाच मचा रखा था, क्योंकि बीच बेहड़ा के फायरिंग में कुछ मासूम लोग मारे गए थे। पूरी घाटी में बवाल कट चुका था। देश में भी वामपंथी उत्पात मचाए हुए थे, क्योंकि सबको उन आतंकवादियों की बहुत चिंता थी। खैर, आखिरी में क्या होना था? सरकार ने उन सारे मासूम आतंकवादियों को फ्री पैसेज ऑफर किया और कहा कि जनाब, हम आपको रिहा करते हैं, आप हथियार छोड़कर पैदल निकल जाओ। आतंकवादी कहां मानने वाले थे? उन्होंने कहा, वाह, ऐसे कैसे? हथियार तो हम लेके जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। खैर, सरकार उस पर भी मान गई। 15 दिन की घेराबंदी के बाद वो 40 पाकिस्तानी अफगान आतंकी हमारी फौज के सामने से AK-47 लहराते हुए पैदल निकले और श्रीनगर की महान गलियों में गुम हो गए। हालांकि बीच में आर्मी ने कहा कि निकलने के बाद ही इनको ठोक देते हैं, लेकिन साहब, दिल्ली तो दिल वालों की है। दिल्ली ने कहा, नहीं, हम आतंकवादियों के साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते, इसमें हमारी किरकिरी हो जाएगी। तो इस तरह से दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 40 पाकिस्तानी अफगानी आतंकियों को 15 दिन तक दामाद की तरह पाला और फिर सेफ पैसेज दे दिया। अब आप सोचिए, आज वही महान लोग मोदी पर कायरता का इल्जाम लगा रहे हैं, चीन पर हमला करने की सलाह दे रहे हैं, चीन के साथ जो 1962 में जमीन गई थी उसको वापस लेने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, इतिहास कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास की हर घटना सच्चाई की तरह आपके सामने लौटकर वापस आती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल के विचार पसंद आए हों, तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।